Hello students, welcome to the class. Today we will study the next topic of chapter 1 of economics class 10th, development. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है. अभी हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट देखा था कि डेवलपमेंट जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग नोशन रखता है. कभी कभी ये क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है. मतलब कि एक के लिए अगर वो डेवलपमेंट है तो उसी टाइम पे दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, डिज़ास्ट्रस हो सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि सबका जो डेवलपमेंट का नोशन हो वो एक ही हो. इंडिविजुअल लेवल पे सबका जो डेवलपमेंट का नोशन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है. तो उसी बेस पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है नेशनल डेवलपमेंट. नेशनल डेवलपमेंट, अभी हमने क्या बात की थी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात की थी. अब जो हमारा कंट्री है वो किससे मिलके बना है, लोगों से मिलके बना है. तो अब अभी हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे. अब इसको जब कंबाइन कर देंगे तो हम इसको किस लेवल पे देखेंगे, नेशनल लेवल पे देखेंगे. हमने देखा था कि इंडिविजुअल लेवल पे भी सबके डेवलपमेंट के नोशंस अलग होते हैं. जब इंडिविजुअल लेवल पे अलग होंगे तो जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे तो जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. यहाँ पे और ज़्यादा लोग की जो नोशन है वो और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी. किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होगा कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देना, तो किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होगा कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करना. तो हर लेवल पे जो अलग अलग क्राइटेरिया है लोगों का, उसके बेस पे सबके जो नोशंस होंगे वो भी अलग होंगे. तो एज अ होल जो नेशनल डेवलपमेंट का नोशन होगा वो भी सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा. Individuals seek different goals, then their notion of development is also likely to be different. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हर इंडिविजुअल के अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं. तो उस बेस पे सबके लिए डेवलपमेंट का नोशन भी क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है. एक एग्जांपल हमने देखा था डैम कंस्ट्रक्शन का. जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए डैम्स का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बेनिफिशियल. बट उसी टाइम पे ट्राइबल्स के लिए उन डैम्स का बनना क्या है, डिज़ास्ट्रस है. तो एक टाइम पे जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वहीं पे एक इंसान के लिए वो क्या हो सकता है, डिज़ास्ट्रस भी हो सकता है. तो इसलिए हर इंडिविजुअल का अपना अपना नोशन होता है डेवलपमेंट को लेकर. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notion of a country's development. तो वो तो इंडिविजुअल लेवल पे हमने बात की थी. अब जब कंट्री के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कंट्री भी हम ही लोगों से मिलके बना है. सारे इंडिविजुअल्स को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो उनके एफर्ट से ही हमारा कंट्री क्या है, डेवलप करता है. तो जब कंट्री के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नोशंस कंट्री के डेवलपमेंट के में भी क्या होंगे, सबके नोशंस अलग अलग होंगे. कोई चाहेगा कि प्राइमरी सेक्टर को हम लोग प्रायोरिटी दें, कोई चाहेगा कि प्राइवेट सेक्टर को दें, कोई चाहेगा गवर्नमेंट सेक्टर को दें. तो यहाँ पे भी लोगों में बहुत ज़्यादा क्या होगा, कन्फ्यूजन्स होगा, सबकी आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट होंगी. तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या हमारी कंट्री के लिए प्रॉपर है, नेशनल डेवलपमेंट हम कैसे देखेंगे. उसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं. नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगर आपको नेशनल डेवलपमेंट की बात करनी है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत क्लियरली क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. नंबर 1, कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट. हर इंडिविजुअल के अपने अपने आइडियाज़ हैं, तो क्या सबके आइडियाज़ को हम लोग इक्वली इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा. क्योंकि अगर सबके आइडियाज़ को इक्वली इम्पॉर्टेंस देंगे तो हम किसी रिजल्ट पे आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बेटर आइडियाज़ होंगे हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से आइडियाज़ बेटर हैं, किससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सबको इक्वली इम्पॉर्टेंस देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. सेकेंड, इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज़ वन डिसाइड. अगर कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं, जो डैम वाला था कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम लोग डैम्स बनाएंगे तो हमें क्या होगा, ट्राइबल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, ट्राइबल्स को हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देनी पड़ेगी. तो वहाँ पे गवर्नमेंट ये देखेगी चलो ठीक है, एक स्मॉल परसेंटेज ट्राइबल को हम थोड़ी सी प्रॉब्लम दे के एक लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल को हम लोग बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएंगे. तो यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग में भी गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा कि कौन से आइडियाज़ से उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वही आइडिया क्या होगा, आगे इम्प्लीमेंट होगा. नेक्स्ट, व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. कोई ऐसा रास्ता देखेंगे जिसमें सबका क्या हो,
भलाई हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही सेक्टर को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे वाले सेक्शन को हम लोग बिल्कुल तरह से इग्नोर कर दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि डिस्पैरिटी जो है रिच और पुअर के बीच में वो दिन पर दिन और क्या हो जाए, बढ़ती जाए। तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे जो रिच सेक्शन है और जो पुअर सेक्शन है दोनों को क्या हो, पार्शली बेनिफिट हो। एक तरह से पूरी तरह से रिच को भी ना बेनिफिट हो, एक तरह से पूरी तरह से पुअर को भी ना बेनिफिट हो, क्योंकि हम लोग दोनों सेक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें रेशियो जो है वो पुअर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिच। तो दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता देखना पड़ेगा जो दोनों को क्या करे, बेनिफिट करे। वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सबके आइडियाज़ देखेंगे, सबके आइडियाज़ सुनेंगे, उसमें से जो सबसे बेटर होगा जिससे गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ वो एक बैलेंस बना सकते हैं, वो वाला रास्ता वो लोग सबके लिए डिसाइड करेंगे। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? डैम कंस्ट्रक्शन से नुकसान क्या है, वो कम लोगों का है, लेकिन फ़ायदा जो है वो ज़्यादा लोगों का है। तो एक ये भी नोशन है कि गवर्नमेंट हमेशा उस आइडिया को लेके चलेगी जिससे उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिख रहा है। हाँ, नुकसान होगा, लेकिन उसे पता है कि हाँ ठीक है 20% लोगों को नुकसान होगा लेकिन 80% को बेनिफिट भी होगा। तो यहाँ पे वो आइडिया जाएगा जिससे वो ज़्यादा सेक्शन को क्या कर सकता है, बेनिफिट कर सकता है। तो इन शॉर्ट नेशनल डेवलपमेंट अगर आता है तो बस इतना ही देखना है कि नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिविजुअल डेवलपमेंट में सबके नोशंस अलग होते हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट में ये जो कंसेप्ट है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहाँ पे भी क्योंकि इंडिविजुअल में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो कंट्री के डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे उसके बाद ही हम लोग एक नेशनल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली आपको बस समझना है कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद फिर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट पे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ये था हमारा नेशनल डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अभी हम लोग एक कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री इंडिया के बारे में, लेकिन जब हम इकोनॉमी एज अ वर्ल्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो अब इनमें कंपैरिजन कैसे होगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं हाईली डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो वो तुम्हारी अंडर डेवलपमेंट में आती है। तो कौन सा एक बेस लेके चलेंगे जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ एक क्राइटेरिया हमें सेट करना पड़ेगा जिसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये वाली कंट्री जो है ये डेवलप्ड है और ये वाली कंट्री जो है वो भी नॉन डेवलप्ड है। तो कौन सा क्राइटेरिया हम लोग लेके चलेंगे। डेवलपमेंट, नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये बेसिक एक डेफिनेशन चलेगी पूरे चैप्टर में कि जो डेवलपमेंट का नोशन है वो हर आदमी के लिए अलग अलग है। ये बेस है इस चैप्टर का, क्रक्स है पूरा। हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। तो किस बेस पे हम लोग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे कि हाँ ये वाली कंट्री डेवलप्ड है, ये वाली कंट्री अंडर डेवलप्ड है। किस बेस पे, कौन से क्राइटेरिया के बेस पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे। फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज़ देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इनकम है, इनकम तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन का हम एक बेसिक एट्रीब्यूट लेके चलते हैं वो है इनकम। इनकम के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विद लो इनकम। जिस कंट्री में ज़्यादा इनकम है हम उसको बोल देते हैं कि हाँ ये ज़्यादा डेवलप्ड है, और जिस कंट्री में इनकम कम है हम उसको बोल देते हैं कि वो कम डेवलप्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम वी कैन क्लासीफाई द कंट्रीज़ एज रिच और पुअर कंट्री। इसी के बेस पे हम लोग उसको कंक्लूड कर देते हैं कि हाँ ये जो कंट्री है इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो ये रिच कंट्री में है, और ये जो कंट्री है इसकी इनकम बहुत कम है तो ये लो इनकम ग्रुप में आती है। तो ये इनकम जो है वो एक बेस है जिसके बेसिस पे हम लोग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, रिच और पुअर कंट्रीज़ में। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। कभी भी किसी कंट्री की कोई इनकम नहीं होती है, क्योंकि कंट्री जो है वो इंडिविजुअल से बनती है। तो इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स की जो इनकम होती है उसी को काउंट करके हम बोल सकते हैं कि हाँ कंट्री की भी उतनी ही इनकम होगी। इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। जिस कंट्री में जितने रेसिडेंट्स हैं उनकी इनकम को अगर हम सब ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया देखें, इंडिया में बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं,
तो उसमें से जो लोग अर्निंग फेज़ में हैं उनकी इनकम को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इंडिया की टोटल इनकम इतनी है। ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ का भी हम लोगों को अगर टोटल इनकम निकालना है तो हमें जितने भी रेसिडेंट्स हैं वहाँ के जो अर्निंग फेज़ में हैं उनकी इनकम को ऐड ऑन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल इनकम ऑफ द पर्टिकुलर country. For comparison between countries, total income is not such a useful measure because countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. अब एक ही फैक्टर था कि हम इनकम को लेके चलेंगे, लेकिन अब इनकम के हिसाब से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी एक एरर आ जाएगा क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है 10 पीपल की, मान लो एक रफली आइडिया ले लो 100 की है, उसके हिसाब से उसकी जो इनकम है वो 100 रुपीज़ की है। वहीं पे एक और कंट्री है उसकी पॉपुलेशन हमने मान ली 5 है और वहाँ की इनकम है 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लोगों की 100 है, वहाँ पे 5 लोगों की 100 है। तो इस हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर देंगे कि हाँ जो कंट्री ए है वो डेवलप्ड है, कंट्री बी जो है वो उतनी डेवलप नहीं है। 100 नहीं, उसको 80 ले लेते हैं, कम कर देते हैं। तो इनकम के बेस पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हाँ जो कंट्री ए है वो ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि इसकी 100 रुपीज़ इनकम है। कंट्री बी जो है इसकी इनकम क्योंकि 80 रुपीज़ है, कम है, तो इसकी जो है वो डेवलपमेंट का जो रेशो है वो क्या है, कम है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कंट्री ए है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंट्री बी है उसकी पॉपुलेशन कम है। तो अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो उस हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो कंट्री बी में ज़्यादा है। तो ये जो इनकम वाला क्राइटेरिया है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको और सिंपलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इनकम को बेस मानेंगे। एवरेज इनकम निकालने का क्या एक फॉर्मूला होता है कि आप टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या निकल जाता है, आपका एवरेज इनकम मिल जाता है। ये एक करेक्ट क्राइटेरिया होगा जिसमें हम लोग दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। रीज़न सिंपल सा है, इनकम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो हर कंट्री में अलग अलग होता है। तो उस बेस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, मैनिपुलेटिव हो जाएगा। तो उसको सही तरीके से ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इनकम निकालेंगे। और एवरेज इनकम निकालने के लिए हर कंट्री के टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो एक इंसान की आपको इनकम दिखा देगा जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। We compare the average income, which is the total income divided by the total population. The average income is also called per capita income. Average income का फॉर्मूला है total income upon total population, which is also called as per capita income. तो अभी हमने देखा था कि इनकम एक बेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है। फिर इनकम क्योंकि एक बहुत करेक्ट फैक्टर नहीं है तो जो नेक्स्ट एक हम फैक्टर लेके आते हैं, जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट लेके आते हैं जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो है पर कैपिटा इनकम का, क्योंकि डिफरेंट इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। तो इसलिए एवरेज इनकम का जो बेस क्राइटेरिया हम लोग लेंगे वो ज़्यादा करेक्ट होगा व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू कंट्रीज़, ठीक है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, ये MCQ में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इशू करता है, तो इसको इशू करता है वर्ल्ड बैंक। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज़ यूज्ड एज अ क्राइटेरिया इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है जो वर्ल्ड बैंक इशू करती है, इसमें भी जो क्लासिफिकेशन होता है कंट्रीज़ का, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, इनका भी जो क्राइटेरिया होता है वो एवरेज इनकम ही होती है, इनकम नहीं होती है, एवरेज इनकम होती है, जो कि मतलब पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री की। उसके बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ ये जो कंट्री है ये डेवलप्ड है और ये जो कंट्री है ये अंडर डेवलप्ड है। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। ये 2017 का डेटा है, ये टाइम पे अपडेट होता रहता है। इसके हिसाब से वो कंट्री जिसकी इनकम $12,056 हर साल की उससे ज़्यादा होती है उन कंट्रीज़ को हम लोग रिच कंट्रीज़ बोलते हैं। और वो कंट्रीज़ जिसकी पर कैपिटा इनकम 955 या उससे कम होती है उसको हम लोग लो इनकम कंट्रीज़ बोल देते हैं, ठीक है। अब एक बेस मिल गया है कि अगर 12,056 पर एनम, अगर कोई इंसान 12,056 रुपीज़ साल का कमा रहा है या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि हाँ ये
ये रिच कंट्री है। और अगर कोई कंट्री का आदमी पर कैपिटा इनकम है, ये टोटल इनकम नहीं है, पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री की 955 से कम है तो हम उसको कैटेगराइज कर देंगे कि हाँ ये तुम्हारा लो अंडर डेवलप्ड या लो इनकम कंट्री है। India comes under the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just 1820 per annum US डॉलर। इंडिया की जो कैटेगरी थी वो लो मिडिल क्लास में थी क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1820 डॉलर पर एनम से कम थी। तो इंडिया का जो रैंकिंग था 2017 में, उसके हिसाब से जो हमारी कंट्री है वो किस कैटेगरी में आती है? लो मिडिल इनकम में आती है, बहुत ज़्यादा हाई में नहीं आती है। हमारा जो कंट्री का रैंक है वो क्या आता है? लो मिडिल इनकम में आता है। तो इस बेस पे हमने देखा कि अगर हमें स्टेट्स और कंट्रीज़ को कंपेयर करना है तो इनकम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इनकम से जो है हम एक रियल पिक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हमें इनकम को छोड़ के फिर हमें पर कैपिटा इनकम पे जाना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम जहाँ की भी ज़्यादा होगी उस कंट्री को हम लोग उसके हिसाब से क्लासीफाई कर देंगे कि हाँ यहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो ये डेवलप्ड है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है तो ये कम डेवलप नेशन है। तो ये याद रखना है कि इनकम और इनकम में भी जब हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं उसको हम लोग लेके चलेंगे एक बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम लोग कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।